हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इंडियाज बिगेस्ट RIET दैट इज रिट का IPO। बट फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि रिट क्या होता है और वो कैसे काम करता है। और दूसरा अबाउट द एंड फ्रेंड्स आइकॉनिक एग्जिट फ्रॉम पेटीएम एंड व्हाट इज पेटीएम्स फ्यूचर। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन टुडे इन मार्केट्स। पहले समझते हैं कि रिट क्या होता है। सोचो, अगर आप किसी बड़े कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग में या वेयर हाउस में इन्वेस्ट कर पाए बिना उस प्रॉपर्टी को खरीदे, टेनेंट्स को मैनेज करना या मेंटेनेंस की चिंता किए बिना। REIT रिट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें लोग मिलके पैसा लगाते हैं और उस पूल्ड मनी से रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदी जाती है, जैसे ऑफिस पार्क्स, IT कैंपसेस, मॉल्स एक्सेट्रा। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, पर ये स्टॉक्स में नहीं, रेंट कमाने वाली प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर रिट और रियल एस्टेट कंपनीज में क्या फर्क है? अगर आप किसी रियल एस्टेट स्टॉक जैसे DLF में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के बिजनेस मॉडल पे बेट लगाते हो, जैसे लैंड खरीदना, प्रोजेक्ट बनाना, बेचना, अप्रूवल्स लेना, मार्केट का सही टाइमिंग पकड़ना, कैश फ्लो संभालना, ये सब। लेकिन अगर आप रिट यूनिट्स खरीदते हो तो आप रेडी टू अर्न रेंट वाली प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हो। मतलब बिल्डिंग्स पहले से कंप्लीट है, टेनेंट्स अंदर है और रेंट आ रहा है, आपको बस उसका हिस्सा मिल रहा है, नो कंस्ट्रक्शन का झंझट। अब रिट कैसे काम करता है? एक रिट स्ट्रक्चर में कई प्लेयर्स होते हैं। जैसे पहला होता है रिट ट्रस्ट। ये मेन लीगल बॉडी होती है जो प्रॉपर्टीज ओन करती है या इनडायरेक्टली करती है और उनके पास यूनिट्स इशू करती है। दूसरा होता है स्पॉन्सर, जो डेवलपर या कंपनी अपनी प्रॉपर्टीज को रिट में डालती है। एग्जाम्पल नॉलेज रिट के स्पॉन्सर्स है सत्वर डेवलपर्स और ब्लैकस्टोन। तीसरा होता है SPVs विच इज स्पेशल पर्पस व्हीकल। रिट डायरेक्टली प्रॉपर्टी ओन नहीं करता है, बल्कि वो एक कंपनी दैट इज SPV के जरिए ओन करता है। हर बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स एक SPV के अंडर आती है। उसके बाद आते हैं ट्रस्टीज, एक थर्ड पार्टी वॉचडॉग जो इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में काम हो रहा है। अब जो इस वीडियो में बात हो रही है बिगेस्ट IPO की, दैट इज नॉलेज रिट। तो जो नॉलेज रिट के ट्रस्टी हैं वो है एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज। और आखिरी में आते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर। ये डेली काम संभालते हैं, टेनेंट से रेंट लेना, लीज रिन्यू करना, नए एसेट्स खरीदना एक्सेट्रा। एंड देयर आर ऑल्सो यूनिट होल्डर्स, मतलब आप या मैं, जो रिट के यूनिट्स मार्केट को खरीदते हैं। अब जिस IPO की बात हो रही है उसका नाम है नॉलेज रिट। इसका एक हिस्टोरिक लॉन्च है क्योंकि उसकी IPO साइज जो है वो है अराउंड 4,800 करोड़, जो इंडिया का सबसे बड़ा रिट IPO है। उसका जो पोर्टफोलियो है इट इज अराउंड 46.3 मिलियन स्क्वायर फीट अक्रॉस 29 असेट्स। उनका फोकस है ऑन ग्रेड A कमर्शियल ऑफिसेस, मॉल्स नहीं और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी नहीं। वो 90+ सिटीज में असेट्स बनाए रखे हैं, जैसे बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद में। जो ऑक्यूपेंसी है वो है अराउंड 91.4%, मतलब काफी बिल्डिंग्स ऑलरेडी रेंटेड है। और जो उनके टॉप टेनेंट्स है वो है गूगल, Amazon, JP Morgan एक्सेट्रा। जो एवरेज लीज ड्यूरेशन होता है वो है अराउंड 8.4 ईयर्स, मतलब टेनेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड है। उनका जो रेंटल इनकम आता है और जो इस साल का FY25 का आया है वो है अराउंड 4,147 करोड़। एंड द ग्रोथ रेट फ्रॉम FY23 टू FY25 इज अराउंड 16.3% CAGR। अब रिट को कैसे एनालाइज करें? पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज का क्वालिटी और लोकेशन। रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। आपको देखना है कि रिट के पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, किस सिटी में है, क्या डिमांड है। नॉलेज के पास ग्रेड ऑफिस स्पेसेस है जिनका मेजर पोर्शन टेक हब्स में है। उसके बाद टेनेंट्स का क्वालिटी और ऑक्यूपेंसी। आप चाहते हो कि टेनेंट्स रिलायबल हो, जैसे NMCs हो, बैंक्स हो, टेक कंपनीज हो। नॉलेज का 75% रेंटल इनकम ऐसे MNCs से आता है। टॉप 10 टेनेंट्स सिर्फ 28.4% रेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब थोड़ा रिस्क है बट मैनेजेबल है। उसके बाद देखते हैं इनकम स्टेबिलिटी और ग्रोथ। रेंट टाइम पे मिल रहा है क्या? नए टेनेंट्स आ रहे हैं क्या? एग्जिस्टिंग टेनेंट्स के रेंट बढ़ा रहे हैं? नॉलेज का रेंट हर साल ग्रो हो रहा है एंड अराउंड 9 मिलियन स्क्वायर फीट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो फ्यूचर इनकम बढ़ने का स्कोप है। अब
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? टेनेंट रेंट देता है एसपीवी को। एसपीवी अपना खर्चा निकालने के लिए ट्रस्ट को पैसा भेजता है। ट्रस्ट अपना खर्चा या इंटरेस्ट निकालता है। बचे हुए पैसों से नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो एनडीसीएफ के रूप में निकालता है। तो सेबी के रूल के मुताबिक कम से कम 90% एनडीसीएफ इन्वेस्टर्स को ही देना पड़ता है। अब इसमें कुछ रिस्क्स भी है जो आपको समझने चाहिए। पहला तो सिटी कॉन्सेंट्रेशन। बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, अगर इन सिटीज में डिमांड गिरी तो इनकम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद टेनेंट डिपेंडेंसी। अगर कोई बड़ा टेनेंट चले गया तो रेंट में गैप आ सकता है। उसके बाद है इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट। अगर बैंक एफडी रेट्स बढ़ गए तो रेट का अट्रैक्टिवनेस कम हो सकता है। एंड द लास्ट इशू इज ऑफ गवर्नेंस। स्पॉन्सर्स ने क्या अपनी खुद की वीक प्रॉपर्टीज हाई प्राइस पे रेट को तो नहीं बेची है? ये सब जानना जरूरी है। सो ऑल इन ऑल, क्या नॉलेज रेट वर्थ इट है? तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो जो रेगुलर इनकम दे, रियल एस्टेट का एक्सपोजर दे, मार्केट में इजीली ट्रेड हो, तो रेट एक सॉलिड ऑप्शन है। और नॉलेज रेट इतनी बड़ी स्केल पे अच्छे टेनेंट्स, हेल्दी ऑक्यूपेंसी एंड ग्रो पाइपलाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगता है। लेकिन जैसे हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, यहाँ भी है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप आपका डिटेल प्रॉस्पेक्टस और मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छी तरह समझो एंड मेक द डिसीजन ऑन योर ओन। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, व्हिच इज पेटीएम की आज़ादी। जब एक चाइनीज इन्वेस्टर्स ने फाइनली उस स्टॉक को बाय बाय बोल दिया। सोचो, एक वक्त था जब पेटीएम के पीछे दुनिया का सबसे बड़े इन्वेस्टर्स खड़े थे, जैसे अलीबाबा, सॉफ्ट बैंक, बर्कशायर हैथवे, और सबसे प्रोमिनेंट था एंट फिन, जो कि अलीबाबा का एक चाइनीज बैक्ड इन्वेस्टमेंट आर्म था। 2015 के आसपास जब इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स का बूम आना शुरू हुआ, तब एंट फिन ने पेटीएम में 33,600 करोड़ इन्वेस्ट किए। इतना बड़ा अमाउंट, जिससे उनको 27.9% का स्टेक मिला। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन फिर बदले जियोपॉलिटिक्स की हवा। चाइना से जो भी रिलेशंस थे उन पे क्वेश्चंस आने लगे। 2020 के बाद इंडिया में चाइनीज इन्वेस्टर्स के ऊपर नजर और सख्त हो गई। गवर्नमेंट ने डेटा प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर चाइनीज एफडीआई को टाइटली रेगुलेट किया, और तब से पेटीएम के ऊपर एक शैडो छाई हुई थी। क्या इसमें चाइनीज कंट्रोल है? एंड दैट्स व्हाई एंटफिन ने ग्रेजुअली अपना स्टेक घटाना शुरू किया। अब 2021 में आईपीओ के टाइम एंटफिन ने 4,704 करोड़ का स्टेक बेचा। 2023 में फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने एंटफिन से स्टेक खरीदा अराउंड 7,230 करोड़ में। 2025 मई में एक और चंक बेचा गया ऑफ 2,103 करोड़। एंड फाइनली 5 अगस्त को एंटफिन ने अपना 5.84% स्टेक ही बेच दिया ऑफ 3,800 करोड़। पूरे प्रोसेस में उन्होंने 15,700 प्लस करोड़ का घाटा उठाया, यानी एक $2 बिलियन का लॉस। ऐसे लॉसेस सिर्फ मनी नहीं है, जियोपॉलिटिक्स और रेगुलेशन का रिजल्ट भी होते हैं। पर पेटीएम के लिए कहानी का टर्निंग पॉइंट था। अब पेटीएम पूरी तरह से चाइनीज ओनरशिप से फ्री है। ना अलीबाबा, ना एंटफिन, कोई भी चाइनीज कंपनी शेयर होल्डर नहीं रही है। एंड दैट इज व्हाई द रेगुलेटर्स सी दिस एज द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग। अब पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस जैसे अप्रूवल्स के लिए कोई रुकावट भी नहीं होती है। मार्केट ने भी रिस्पॉन्ड किया। स्टॉक थोड़ा गिरा इनिशियली अराउंड 1058 तक, पर एनालिस्ट जैसे जेफरीज ने बोला है ये ओवरहैंग खत्म होना इन्वेस्टर्स के लिए रिलीफ है। टारगेट 1250 तक हो सकता है। और इस एग्जिट के बाद कैप टेबल में काफी सफाई हुई। एलिवेशन कैपिटल ऑफ 15.4% के साथ अब सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। विजय शेखर शर्मा होल्ड्स अराउंड 10.3% स्टेक। बाकी बड़े पुराने प्लेयर्स जैसे सॉफ्ट बैंक, अलीबाबा, बर्कशायर सब एग्जिट कर चुके हैं, और कंपनी का परफॉर्मेंस भी बदल गया है। Q1 ऑफ FY26 में पेटीएम ने 122 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, वो भी दूसरी बार इनके आईपीओ के बाद। जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ा है, कॉस्ट कंट्रोल किया गया है और सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस किया है, उसके वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। सो व्हाट डू यू थिंक द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज? वी थिंक दैट कभी कभी एक इन्वेस्टर का निकलना कंपनी के लिए नया चैप्टर शुरू करता है। एंटफिन ने पेटीएम छोड़ा, पर पेटीएम ने अब अपना कोर पे दोबारा फोकस काम करना शुरू किया है। एक टाइम था जब पेटीएम को चाइनीज इन्वेस्टर के नाम से देखा जाता था, पर अब वही कहानी खत्म हो चुकी है। पेटीएम अब मेड इन इंडिया, फंडेड बाय इंडिया कहानी लिख रहा है। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनेक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे गोदावरी पावर एंड इस्पात अप्रूव्स
subsidiary merger of rupees 900 crores coal rolling mill project. जो Godavari Power and Ispat Limited's board है, they've approved a scheme of amalgamation with its wholly owned subsidiary Godavari Energy Limited, subject to the regulatory and shareholder approval. The company has also approved quarterly results for the period of June 30, showing the standalone net profit of 200 crores and the consolidated net profit of 216 crores. उसके बाद हम देख सकते हैं कि आज काफी सारे रिजल्ट्स आए हैं एंड यू कैन सी जैसे ILGN इलेक्ट्रॉनिक्स का they have acquired 60% stake in Power One Microsystems. We can see that Energy Development Company has reported a loss. Birla ने उसके रिजल्ट्स आए हैं एंड दे हैव रिपोर्टेड अ 5% रेवेन्यू डिक्लाइन. शेयर इंडिया ने ऑलमोस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है विद 45.6% रेवेन्यू ग्रोथ. एंड ऐसे ही बहुत सारी न्यूज़ आ रही है बिकॉज ऑफ द अर्निंग सीजन्स. तो ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज़ का अपडेट चाहिए तो आप हमारे न्यूज़ फ्लैश सेक्शन को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो. अब जाते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप. लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे. आज का जो टॉप लूजर है वो है अदानी पोर्ट्स एंड SEZ विच इज डाउन बाय 2.22%. दिस इज बिकॉज अदानी जी ने उनका एग्जिट लिया है फ्रॉम दिस स्टॉक. उसके बाद हम देख सकते हैं इटर्नल इज डाउन बाय 1.02%, रिलायंस इज डाउन बाय 1.4%, ICICI बैंक इज डाउन बाय 1.28%, इन्फोसिस इज डाउन बाय 1.36%, अदानी एंटरप्राइजेस इज डाउन बाय 1.5%. So these have been the top losers for today. टॉप गेनर्स की बात करें तो आज टाइटन इज अप बाय 1.84%. हम देख सकते हैं मारुति सुजुकी इज अप बाय 1.39%. हम देख सकते हैं भारती एयरटेल इज अप बाय 0.9%. कोल इंडिया इज अप बाय 1.28%. बजाज ऑटो इज अप बाय 0.53%. सो दीज हैव बीन द टॉप गेनर्स फॉर टुडे. अगर FIDI डेटा की बात करें तो एज ऑफ 4 अगस्त 2025 FI ने सेलिंग किया है फिर से ऑफ 2,566 करोड़. DI ने बाइंग किया 4,286 करोड़. उसके बाद अगर MTF इनसाइट्स की बात करें तो एज ऑफ 1 अगस्त 2025 द इंडस्ट्री MTF बुक स्टैंड्स एट 92,098 करोड़, जिसमें 5,951 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 5,698 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए. द नेट बुक एडिशन इज ऑफ 252 करोड़. उसके बाद अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है HDFC बैंक, भारती एयरटेल, कोल इंडिया, ICICI बैंक एंड ONGC, which range from 7% to 72%. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे एंड एनालाइज करते हैं निफ्टी 50. तो हम फिर से देख सकते हैं कि आज रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल. हम देख सकते हैं कि ऐसे पियानो वाला पैटर्न बन रहा है. सो Nifty opened around 24,720, made a high of 24,733, made a low of 24,590 and closed around 24,649. अगर Nifty 24,530 वाला सपोर्ट अगर ब्रेक करती है तो हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरिशनेस आ सकता है. वो अभी भी उसके 20 EMA और 50 EMA के नीचे है और उसका RSI भी है अराउंड 40 and Nifty is down by 73 points today. अगर सेंसेक्स की बात करें तो आज सेंसेक्स भी 308 पॉइंट से नीचे है. और ये जो भी सेलिंग हमें दिखाई दे रही है दिस इज बिकॉज ट्रम्प ने वो टैरिफ्स लगाए हैं और उसके बाद उसने थ्रेट भी किया है कि हम वो और भी ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे बिकॉज ऑफ द रशियन, क्योंकि हम लोग रशिया से ऑयल खरीदते हैं. बट इफ़ यू अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है उसके अगेंस्ट. बट इफ़ यू कम बैक टू सेंसेक्स भी उसके 20 EMA और 50 EMA के नीचे है. सेंसेक्स ओपनड अराउंड 80,946, मेड अ हाई ऑफ 81,010, मेड अ लो ऑफ 80,554 एंड क्लोज्ड अराउंड 80,710. और उसका RSI भी है अराउंड 38. अगर एनालिसिस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की तो आज कुछ ही टॉप गेनर्स है बट वो भी बहुत ही नेग्लिजिबल टॉप गेनर्स है, जैसे निफ्टी ऑटो विच इज अप बाय 0.3%, निफ्टी CPSE इज अप बाय 0.04% एंड निफ्टी कमोडिटी इज अप बाय 0.01%. उसके अलावा सारे इंडाइसेस आज रेड में बंद हुए हैं, जिसमें निफ्टी फार्मा इज डाउन बाय 0.83%, मिड कैप इज डाउन बाय 0.78% एंड FMCG इज डाउन बाय 0.72%. So that's it for today. I'll see you tomorrow. So what do you think of this video? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.